उसके बाद आपको पता है कि 2024 में वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पीसीबी भी ज्यादतियां कर रही है। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि जो जिम्बाब्वे की लीग है उसमें एनओसी नहीं जारी की गई अभी तक, और मोहम्मद हफीज और मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर्स को भी नहीं जारी की गई, जो कि पीसीबी के साथ काफ़ी अरसे से अटैच नहीं है। इसके अलावा एशिया कप के स्केड्यूल के हवाले से बात करेंगे। स्केड्यूल आज या कल में जारी होगा और यहाँ पे भी थोड़ी सी जो हटदर्मी है वो बरकरार है। बारिशों का सीजन है श्रीलंका में, लेकिन उसके बावजूद भी मैचेस हमने श्रीलंका में ही करवाने। अब देखते हैं कि इसके हवाले से क्या कुछ होगा। हिकमत अमली सुना ये है कि एक मैच जो श्रीलंका में फाइनल होगा उसके बाद एक रिजर्व डे रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट मैच के हवाले से। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा शाज़ेब अली भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। थैंक यू वेरी मच शाज़ेब और शाकिर। शाकिर साहब, फाइनली पाकिस्तान टीम इज ऑन राइट ट्रैक। देखिए, जो स्टार्ट था थोड़ा सा शेकी था, बल्कि ज़्यादा शेकी था। अब टॉप ऑर्डर बुरी तरह जो है वो ट्रैप में आया। जो श्रीलंका प्लान कर रहा था गाल के मैदान पे जयसूर्या एंड कंपनी से, तो वो वहाँ टॉप ऑर्डर तो गया, लेकिन जिस तरह तकरीबन 101 पे 5 आउट होने के बाद जिस तरह से इनिंग्स को संभाला, तारीफ़ तो बनती है, बल्कि ज़्यादा तारीफ़ बनती है। और न सिर्फ उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, बल्कि अपना जो एक उनके अंदर जो एक टैलेंट है, जो हम तो अक्सर साउथ शकील को ये कहा करते हैं कि फ्यूचर का ला रहा है, बल्कि अब तो प्रेजेंट का भी ला रहा है। उसने साबित किया कि उसमें कितना टैलेंट है। और एक अच्छी बात हमेशा मैं कहता हूँ कि जो प्लेयर एक सर्किट के ज़रिए आएगा, प्रॉपर ग्रेजुएट करके आएगा, जिस तरह होता है ना, ग्रेजुएशन आपने प्राइमरी स्कूल पढ़ा, मिडिल पढ़ा, हाई पढ़ा, फिर जाके ग्रेजुएट हुई, इसी तरह जो सर्किट सिस्टम के अंदर से गुजर के आएगा वो बड़ा सॉलिड होगा। फिर उसने न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया इस अहम और मुश्किल मरहले पर, वहाँ अपनी टीम को भी संभाला दिया। और कोई सोच भी नहीं सकता था जब बाबर आजम और उनकी टॉप ऑर्डर जा चुका था और 100 पे 5 आउट हैं, आप लीड ले पाएंगे। इवन ये भी लग रहा था कि शायद हमें जो है वो एक बड़े मार्जिन से जो है वो रह जाए इस स्कोर को बराबर करने में। लेकिन मैं समझता हूँ कि साउथ शकील और ख़ास करके उनका जो साथ दिया आगा ने, दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग की, जिम्मेदारी के साथ, तहम्मुल के साथ, और बताया बाकियों को कि इस ग्राउंड पर इस अटैक को कैसे टैकल करना है। और यकीनन साउथ शकील की बैटिंग में जो यंग हमारे बैटर आ रहे हैं, जो देखने के लिए और सीखने के लिए, उसमें बहुत कुछ है। अब पाकिस्तान को आउट ऑफ डेंजर ही नहीं बल्कि कमांडिंग पोजीशन में है। और जिस तरह से उन्होंने टीम को उस भंवर से निकाला, उस दलदल से निकाला, मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। और ये जो बारिश से हमें थोड़ा थोड़ा टाइम जो हमारा इस मैच का ज़ाया भी हो रहा है, लगता है कि पाकिस्तान अच्छी लीड लेने के बाद अब इसे फैसला कौन और जो है वो नताइज के साथ इस मैच को हम देखेंगे कि पाकिस्तान ड्रॉ के बजाय ये मैच पाकिस्तान के हक में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है शाहजेब, आपकी तरफ आऊंगा। आप भी बड़े खुश होंगे साउथ शकील की परफॉर्मेंस से, और यकीन तौर पे साउथ शकील को देख के अब जो है सारे लोग बोलना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं तो पहले भी उनका बड़ा मोतरफ था, और मेरा तो उनके हवाले से ये भी मौकफ है कि काफी ज्यादा देर कर दी हमने साउथ शकील को खिलाते खिलाते। मरतबा जब ये सिलेक्ट हुए थे ना पाकिस्तान के लिए, तो 2016 में ये पहली मरतबा सिलेक्ट हुए थे जब सरफराज अहमद कप्तान थे, और सऊद शकील और साद अली दो ऐसे प्लेयर्स थे जो कि कंटिन्यूसली सिलेक्ट होते रहते थे इंजमामुल हक की सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन कभी प्लेइंग 11 में इनको मौका नहीं मिला। फिर 2021 में इनको हमने वनडे डेब्यू करवाया और उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया इंग्लैंड में, लेकिन बात हो रही थी कि इनका डेब्यू पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमने इफ्तिखार अहमद को खिला दिया। फिर आगे जब श्रीलंका में अपॉर्चुनिटी बनी, फवाद आलम को ड्रॉप किया गया, तो वहां पे आगा सलमान के साथ गए थे और हमने थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर शफल कर लिया था, रिजवान को 5 पे खिलाया था, तो थोड़ा सा लेट डेब्यू हुआ। बट अब वो मैच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, जो वो कहते हैं ना कि सालों की मेहनत एक डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास सर्किट में नजर आ रही है। जिस तरीके से ग्राइंड हुए हैं वो उन कंडीशंस में, जिस तरीके से उन सिचुएशन से ये गुजरे हैं। पाकिस्तान शाइन्स की टीम जो कि पहले पाकिस्तान ए के नाम से खेलती थी, उन्होंने टूर्स बड़े कम किए हैं, लेकिन उनके साथ इन्होंने टूर्स बड़े किए हैं। ये श्रीलंका भी गए थे पाकिस्तान ए के साथ, फिर ये बासित अली की कोचिंग में इंग्लैंड गए थे, वहां पर भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और उसके बाद इन्होंने जो है वो मजीद टूर्स भी किए हैं पाकिस्तान शाहीन्स की टीम के साथ। तो वो तमाम एक्सपीरियंस इनकी बैटिंग में, इनकी इनिंग्स में नजर आया, जिस मैच्योरिटी के साथ वो खेल रहे थे। और एक बात नजर आ रही थी कि इनका माइंडसेट क्लियर था कि मैंने किस अप्रोच के साथ जाना है। हमारे बैट्समैन अमूमन जो है वो अपनी बैटिंग प्लानिंग में थोड़ा सा फेलियर नजर आता है कि उनको पता नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते कि हम सेशन बाय सेशन इनिंग्स को लेके कैसे चले। लेकिन साउथ देखें, जहां पर तेज रन करने थे वहां पर वो क्विक भी खेले, जहां पर संभल कर खेलना था वहां पर संभल कर भी खेले, और रन आपके सामने हैं उनके।
जी हाँ, और एक सवाल एक और करूंगा कि मसला वही है कि जो रगड़ा खाएगा डोमेस्टिक का और तमाम तरह सर्किट का, तो वो ऊपर आएगा तो उसमें एक निखार सा नजर आता है, जो चीज आजकल मिस है हमसे। देखिए, हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग को क्राइटेरिया बना दिया था पाकिस्तान की सिलेक्शन का। वनडे की सिलेक्शन तो आप छोड़े ना, T20 की तो छोड़े, इवन हम टेस्ट मैचेस की भी सिलेक्शन जो है वो PSL के बेसिस पे कर रहे थे। और एक नई चीज हम लोग लेके आए थे, इससे शाकिर भाई भी एग्री करेंगे, हमारे जो भी सिलेक्टर आते थे वो कहते थे यार सिलेक्टर की एक आई होती है, आप स्टैट्स को छोड़ें, आप फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस को छोड़ें, आप सिलेक्टर की आई पे जाएं, हमारी आई है, हम अपनी आई से देखकर प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर ऐसे प्लेयर सिलेक्ट हो जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि जहां उनको अगली टीम पकड़ लेती है वहां उनके पास वो मेथड नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, लंबी इनिंग्स खेलने से आएगा। वो मेथड आपके पास होगा तो आप लंबा सरवाइव कर पाएंगे। और इसकी मिसाल ना सिर्फ सऊद शकील बल्कि आगा सलमान भी आपके सामने, उन्होंने भी कोई 75-78 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जो एक्सपीरियंस आपके सामने। अच्छा शाकिर, डू यू एग्री कि हमारा जो पिछले कुछ अरसे में फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर काफी ज्यादा चेंज करने की कोशिश की गई, ऑस्ट्रेलियन तर्ज में करने की कोशिश की गई, उस लिहाज से फर्स्ट क्लास से इतने प्लेयर नहीं आए, फिर PSL से प्लेयर आए और उसके रिजल्ट आपके सामने है कि हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस फिर दिन ब दिन पीछे ही जाती रही। टेस्ट में तो अभी जाके हम जो है ना, आज कोई हौसला अफजा देना हमारे लिए आज और कल का। देखिए, शाहज़ब ने जिस तरह कहा कि हमने PSL को जो है वो अपने तमाम तर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बना लिया था, T20 की हद तक तो बिल्कुल जायज़ा बनना भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन आप जो जब लॉन्ग फॉर्मेट में खेलेंगे तो उसका एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो 4 डे हमारी कादिम ट्रॉफी और दीगर जो डोमेस्टिक सेक्रेटरी है उसमें प्लेयर क्या परफॉर्म कर रहा है, उस परफॉर्म देखें। जब हम एग्ज़ाम देते थे तो खुद खुशखती के नंबर 10-20 ज़रूर होते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर 80-90 नंबर आपको वो होते थे जिसमें आपने वो मटेरियल उस पेपर में लिखा होता था, सवालों के सही जवाब दिए होते। अगर वो जिस तरह शाहज़ब ने कहा कि सिलेक्टर कहता है कि उसकी आई होती है, आई के नंबर आप रखें 10-20, लेकिन जिसको आपने सेलेक्ट करना उसकी परफॉर्मेंस, उसने ग्राउंड में विकेट पर कितना टाइम गुजारा, वो रगड़े से कितना गुजरा, एक थ्रू पैटर्न किस तरह आया, उसको जरूर जो है वो जो सामने रखें। और T20 में आप जरूर एक इमर्जिंग प्लेयर को दे दें मौका, और हमने जिनको दिए उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन वनडे और खास करके टेस्ट मैच तो है ही टेस्ट है भाई। आप उसको मुझे याद है जिस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सऊद ने टेस्ट डेब्यू किया वो पिंडी में ही था, और शायद उसी में हारिस रऊफ ने भी टेस्ट डेब्यू किया था। तो उस मैच में भी इन्होंने पहली इनिंग्स में 36 या 40 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में 70-80 रन इंग्लैंड के खिलाफ। तो लड़के ने अपना आप दिखा दिया था कि उसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है, और उसको जब मौके मिलेंगे तो बेहतर परफॉर्म करेगा। और इस मैच में देखें, आप जयसूर्या को देख लें, उसने जिस तरह से उसने पकड़ा हुआ है बाबर आजम को, मेरे ख्याल है 4-5 मैचों में एवरेज उसकी है, एक आध मैच में शायद उसको आउट नहीं कर सकता, बाकी हर जगह वो आउट कर गया। उसको फिर किस तरह से उसने उसकी जो वो गेम प्लान को चैलेंज किया सऊद शकील ने। मैं आज सुबह उनकी बैटिंग देख रहा था यार, जिस तरह वो अपने क्रीज का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका फुटवर्क कितना सॉलिड, और फिर आप टेल एंडर के साथ जब खेल रहे होते हैं तो आप पे डबल प्रेशर होता है, आपने उनको भी साथ खिलाना होता है, आपने देखना होता है चौथी पांचवी बॉल पे किस तरह मैंने रोटेट करना है, स्ट्राइक अगला ओवर मैंने, इस सारी चीजें सामने रखते हुए क्या क्लास की इनिंग्स खेली, क्या जिम्मेदारी के साथ। और ये तमाम तर क्लास, ये तमाम तर जिम्मेदारी आपको उस वक्त आती है जब आपने एक डोमेस्टिक में रगड़ा खाया है, अपने टाइम ज्यादा गुजारा है, और अपनी टेक्निकली, क्योंकि जो इंटरनेशनल मैच का प्रेशर होता है और इस तरह मैच का प्रेशर, जब आपको टॉप ऑर्डर 100 रन पे 4-5 विकेटें आपकी गिर जाएं और आपको टीम को संभालना है, ये वक्त गुजारने के साथ आता है। ये आपको आप उन तजुर्बात से बार बार गुजरते हैं। आप डोमेस्टिक में, अंडर 19 में, जो भी आपको ए टीम में जो मौके मिलते हैं, वहां जितना टाइम आप गुजारेंगे विकेट पर, ग्राउंड के अंदर, उतना ही आपको जो है वो ये आप मेंटली सॉलिड होंगे, और फिर आप सिचुएशन को रीड करेंगे, और जो आपके सामने टीम है उसका जो गेम प्लान है उसको चैलेंज करेंगे। मुझे लगता है कि कोई श्रीलंका के खिलाफ B और C गेम प्लान नहीं था, उनको अंदाजा नहीं था कि हमें जो है वो लोअर मिडल ऑर्डर में कोई इतना रेजिस्ट करेगा, और वो जो गेम प्लान लेके आए थे टॉप ऑर्डर के लिए वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन बाद में आकर सऊद शकील जो सऊद ने जान, उनका वो जो सारा गेम प्लान है वो बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और अब वो बेबस नजर आ। देखें, मेंडिस और जयसूर्या वैसे ही पूरे श्रीलंका में, लेकिन गाल के विकेट पे तो वो उनको कहा कि उनका ये जो हेवन है, उनकी चिरागा, या तो बंदे वो उन्होंने जो है वो लम्हा डालना होता पूरी टीम को, लेकिन वहां जिस तरह वो एक कहानी दीवार बन के वहां उनके सामने खड़ा है, अपने लिए भी और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल, एक ऐसे टोटल जिसे आप विनिंग टोटल कहने की पोजीशन में हम आ गए, उस तरफ लेके गया, तो इस पर बड़ी तारीफ बनती है सऊद शकील। अच्छा शाहजेब, आपसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल करूंगा, बिल्कुल टेस्ट से मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जाने लगा हूं। जिस तरह की सऊद शकील ने बैटिंग की, और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता जा रहा है काफी अरसे से कि अब वर्ल्ड कप के लिए सऊद शकील को क्या हम कंसिडरेशन में रखेंगे या नहीं। और दूसरा ये मुझे बताइएगा कि
इन लाइट्स ऑफ सरफराज अहमद, क्या हम अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए रिजवान के साथ तो सरफराज अहमद को एज ए बैकअप विकेट कीपर लेके जाना ज्यादा अच्छा है, या फिर हारिस को? और हारिस इतने बड़े प्रेशर में अगर लेट सपोज अहमदाबाद में उसको खेलना पड़े तो वो किस तरह टैकल करेगा? देखिए, जहां तक सऊद शकील की आपने बात की ना, सऊद शकील ने 5 वनडे मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले, 4 मरतबा उन्होंने बैटिंग की, जिसमें से एक उनका 50 था, 2 उनके नॉट आउट थे। तो वो ड्रॉप क्यों हुए थे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले साल जो वेस्ट इंडीज की सीरीज थी उसमें उनके नाक की सर्जरी हुई थी, तो वो इसीलिए उन्होंने माजरत की थी कि वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद उनको कंसिडर्ड ही नहीं किया गया, उनको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया था। और चांस देना चाहिए जब आपको एक ऐसा मिच्योर प्लेयर नजर आ रहा है और आप हारिस सोहेल की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हारिस सोहेल का बार बार केस कहां से बना दिया जाता है। तो हारिस सोहेल की अब अगर रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं और आपको कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिल रहा, आपने शान मसूद को भी ट्राई किया, आपने अब्दुल्ला शफीक को भी ट्राई किया, तो व्हाई नॉट सऊद शकील, एक ऐसा प्लेयर जो कि आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेयर जिसपे आप रिलाय कर सकते हैं कि यार ये अगर नंबर 4 पर इसको हम बैटिंग करवाते हैं बाबर के साथ, तो फिर ये अच्छी एक बैटिंग हमें अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करके देगा। और फिर नीचे आपके पास हिट मारने वाले तो प्लेयर हैं, रिजवान भी हिट मार लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक इसके साथ साथ आगा सलमान भी अच्छी हिटिंग मार लेते हैं, इफ्तिखार भी है, शादाब भी है, आपके पास नवाज भी है, तो व्हाई नॉट हिम, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। खासतौर पर जो शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक वाली एक पोजीशन है ना, आप एक बैट्समैन की तलाश कर रहे हैं, वहां पर ये आ सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने सरफराज अहमद की तो मैं तो इस बात का बिलीवर हूं कि रिप्लेसमेंट विकेट कीपर तभी खेलेगा जब रिजवान खुदा ना खास्ता अवेलेबल नहीं होते, उनको कोई इंजरी होती है। और एशिया कप और वर्ल्ड कप को मिला के कोई 17-18 मैचेस बनते हैं, तो उस गर्मी में वो मैचेस खेलना, क्या आपका विकेट कीपर कंप्लीटली अवेलेबल और फिट होगा भी जब वो आपकी टीम का मेन प्लेयर है? तो मैं तो इस बात का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो रिजवान की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो। और मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा ना कि अब हारिस है, हारिस ठीक है, बहुत अच्छा विकेट कीपर भी है, खेलता भी अच्छा है, लेकिन अब अगर मोहाली में मैच होगा या फिर अहमदाबाद में मैच होगा तो उस प्रेशर को सस्टेन तो मेरा ख्याल है सरफराज ज्यादा अच्छा कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हारिस। ये नहीं है कि हम हारिस को बिल्कुल मतलब बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा स्टेज है, सरफराज एक मेंटोर का भी किरदार अदा करते हैं। यार रिसेंट टाइम्स में ही एक स्टेटमेंट था हारिस का, और आपने अगर सुना हो अफगानिस्तान की सीरीज से पहले उन्होंने दिया था कि मैं एक ऐसा प्लेयर हूं कि मैं अगर 10 इनिंग्स खेलूंगा तो मैं 3 में परफॉर्म करूंगा, 7 में शायद मेरी परफॉर्मेंस ना आए, तो क्योंकि मैं रिस्क लेने वाला प्लेयर हूं, लेकिन जो 3 मैचेस में मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं वो इंपैक्ट क्रिएट करूंगा कि मेरी टीम को उससे फायदा होगा। उनका एक अपना स्टेटमेंट है। फिर रिसेंट टाइम्स में उनसे ये भी पूछा गया कि आपको अगर जो है वो 17 बॉल्स पे 35 रन बनाने का मौका मिले और 40 बॉल पर 50 रन का मौका मिले तो आप किस तरफ जाएंगे? तो उन्होंने यही कहा था कि मैं 17 में 35 बनाऊंगा। तो ये उनका गेम है। अब वो प्रेशर सिचुएशन में अगर बैटिंग करने आएंगे नंबर 4 पर, नंबर 5 पर, उस मौके पर वो चला देंगे और वहां पर जरूरत नहीं होगी, तो वो तो मसला हो जाएगा ना पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हारिस को अगर आप खिलाते हैं तो फिर आपने हारिस को नंबर 7 पर खिलाना है, नंबर 6 पर खिलाना है, फिर हारिस आपके नंबर 4 पर, नंबर 5 पर नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो उनका गेम नहीं है। तो आपको अगर उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए तो फिर सरफराज अहमद, लेकिन डिपेंड करता है कि सरफराज अहमद 3 इनिंग्स में क्या करते हैं। अगर अगली 3 इनिंग्स में वो परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट स्पिन तो फिर उनका केस बन सकता है। अगर वो यहां पर भी परफॉर्म नहीं करते और एक आध 50 आती है, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आती, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कंसिडर किया जाए। ठीक, शाकिर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, सरफराज ही पहली चॉइस होनी चाहिए मेगा उसकी वजह, क्योंकि मैंने सरफराज को देखा है, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें, क्योंकि जिस तरह शाहजब ने कहा कि उसी सूरत में रिजर्व विकेट कीपर खेलेगा वनडे में कि कोई बड़ी इंजरी, कोई बड़ा मसला हो जाए, क्योंकि रिजवान तो एक 98-100 का टेम्परेचर पे भी मैच खेल जाता है, वो नहीं छोड़ता मैच, उसको तकलीफ होती है, नहीं छोड़ता, तो बहुत ही कोई सीरियस इंजरी होगी तो वो मैच छोड़ेगा, तो फिर सरफराज या किसी रिजर्व प्लेयर को मौका मिलेगा। सरफराज की इंडिया जैसे मुल्क में इस मेगा इवेंट में टीम स्क्वाड के अंदर होना एक धोनी का किरदार होगा, जैसे धोनी एज अ मेंटोर टीम के साथ है, ये प्लेइंग मेंटोर के तौर पर हमने देखा जब एशिया कप हो रहा था और वर्ल्ड कप खास करके जो दुबई में हुआ T20 वर्ल्ड कप, तो सरफराज टीम के साथ, और जिस तरह सरफराज टीम को एक एक लड़के को जिस तरह वो जैसे लगा, ऐसे लगता है जैसे इसकी यही जिम्मेदारी है इस टीम के साथ कि इसने एक एक लड़के को जो है वो बैकअप करना है, उसको जो है वो इवन नेट्स में किसी को जो है वो इवन थ्रोइंग शुरू कर देगा, और मतलब मैंने उसको देखा वो इज अ बिजी प्लेयर, वो जिम्मेदारी लेता है। हमने देखा जो बड़े थोड़ा सा सीनियर हो जाए तो उसको तो कॉलर हाई और अपना एक स्टाइल होता है, लेकिन सरफराज इज अ बिजी प्लेयर, वो उसके अंदर वो जो ईगो या वो है कि लड़के परफॉर्म डिफरेंट कैरेक्टर है, वो कहता है क्योंकि लड़का परफॉर्म करेगा, सरफराज की टीम ये परफॉर्म करेगा तो ये पाकिस्तान का फायदा है। वो अपनी जात से बहुत ऊपर की सोचने वाला और ये उसकी कामयाबी है। और मैं समझता हूं कि अगर
अब भी अगर टीम बनती है और मेगा वर्ल्ड इवेंट है और इंडिया में वर्ल्ड कप है जिसमें बड़ा प्रेशर होता है, तो वहां पर सरफराज ही जो है वो रिजवान के साथ होना चाहिए। फ्यूचर के लिए आप जरूर प्लान कर रहे हैं इसको, जिस तरह आपने शाहीन कप से कैप्टन बना के भेजा है, इमर्जिंग में बेहतरीन है, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए मेरा ख्याल है शायद सरफराज का आखिरी वर्ल्ड कप भी होगा और वो टीम के साथ, उनका टीम के साथ ट्रैवल करना भी एक बहुत फायदा बड़ी बात है।